वेलकम स्टूडेंट, मैं विकास जटिया। आज मैं आपको कक्षा 10वीं अध्याय 1 प्रश्नवाली 1.1 के उदाहरण आज मैं आपको समझाऊंगा। कल मैंने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में आपको समझाया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वह प्रोसेस है जो किसी अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग लाई जाती है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसी 3 चरणों या 2 चरणों से गुजरने वाली वह प्रोसेस है जिससे हम किसी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको प्रश्नवाली 1.1 का उदाहरण क्रमांक 1 समझाऊंगा। इसमें बताया गया है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके याद करना है हमें। ठीक है, अब हम इन दोनों संख्याओं को हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ पाते हैं कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो 12576 बड़ी है, तो हमने मोर देन का निशान 12576 की ओर लगाया है। अब एल्गोरिथम की 3 प्रोसेस से हमें गुजरना है। वैसे सवाल 2 प्रोसेस से भी हो सकता है, लेकिन 2 प्रोसेस से कब होगा? जब आर का मान 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आर का मान 0 नहीं आता है तो हमें उस प्रोसेस को लगातार जारी रखना है। यह तीसरा नियम है कि अगर आर का मान 0 नहीं आता है तो हमें लगातार ही सवाल को हल करते रहना है जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता है। तो हमने बड़ी संख्या को 12576 को हमने डिवाइड करेंगे हम, और 4052 से करेंगे। ठीक है, अब 4052 की टेबल हमने 3 टाइम बोली, तो 12156 माइनस करेंगे। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, देखिए आर का मान 0 नहीं आया है तो हमें 420 का डिवाइड पुनः करना पड़ेगा। किसके साथ में? जो हम पहले सवाल कर रहे थे उसके भाजक के साथ में। ठीक है, 420 का डिवाइड हम पुनः करेंगे 4052 के साथ। 420 की टेबल हमने 9 टाइम बोली, 3780 माइनस करेंगे 2, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 गया 7, और 9 में से 7 गया तो 2, और 3 में से 3 गया तो 0। देखिए अभी भी आर का मान 0 नहीं आया है, तो 272 का भाग हम 420 में पुनः करेंगे। 272 की टेबल में 420 एक टाइम आएगा, 0 में से 2 नहीं जाएगा, 5 से कैरी लेंगे, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 7 नहीं जाएगा तो कैरी लिया हमने, तो 11 में से 7 गया तो 4, और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1। देखिए 148, अभी भी आर का मान 0 नहीं आया है, तो हम 148 का पुनः डिवाइड करेंगे 272 में। 148 के टेबल में 272 1 टाइम आएगा, हमने कैरी ली, 12 में से 8 गया तो 4, और 6 में से 4 गया तो 2, और 1 में से 2 में से 1 गया तो 1। अब 124 का डिवाइड हम पुनः 148 में करेंगे। 124 की टेबल में 148 नहीं आएगा, 124 आएगा 1 टाइम, कितनी बार? 8 में 4 गया तो 4, 4 में 2 गया तो 2। ठीक है, अब 24 का डिवाइड हम पुनः करेंगे 124 में। 24 की टेबल में 124 नहीं आएगा, 120 आएगा 5 बार में, 4 में 0 गया तो 4, 2 में 2 गया तो क्रॉस। यहाँ पर पुनः आर का मान 0 नहीं आया है, तो हम 4 का डिवाइड पुनः 24 में करेंगे, 624। देखिए यहाँ पर आर का मान 0 आ चुका है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा 4052 और 12576 का जो एलसीएम होगा वह 4 होगा, क्योंकि किस प्रोसेस पे जाकर आर का मान 0 आया है, तो वह यह प्रोसेस है जिसका मान 0 यहाँ पर आया, तो हमारा जो आंसर रहेगा वह 4 रहेगा। ठीक है, साथ में मैंने आपको एक सूत्र बताया था मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा
ए बराबर बी क्यूब प्लस का आर। अब हमने जितनी भी यहाँ पर डिवाइड वाली प्रोसेस करी है हम उस प्रोसेस को इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो इसको पुनः लाने के लिए हम भाजक और भागफल का इंटू करके प्लस उसमें शेषफल कर देते हैं। अगर हमें 12,576 पुनः लेके आना है तो हमें 4052 में 3 का डिवाइड करना पड़ेगा और उसमें शेषफल जोड़ना पड़ेगा। तो शेषफल कितना बचा 420। लेकिन हमने यहाँ पर पाया कि जब हमने ये डिवाइड करा तो यहाँ पर r का मान 0 नहीं आया। ठीक है, अब अगली प्रोसेस में भी वही हमने करा कि हमने 420 का 4052 में डिवाइड करा लेकिन शेषफल 0 नहीं आया। तो हम 4052 के लिए क्या लिख सकते हैं, 4052 420 इंटू 9 प्लस का 272। यहाँ पर भी आर का मान 0 नहीं आया है। अब अगली प्रोसेस में हम देखेंगे कि 272 का हमने 420 में डिवाइड करा लेकिन यहाँ पर भी आर का मान 0 नहीं आया है। तो 420 लाने के लिए हम 272 का 1 में डिवाइड करके 148 जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आर का मान 0 नहीं आया है तो क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि 148 का हमने 272 में डिवाइड करा तो अभी भी आर का मान 0 नहीं आया है। तो 272 लाने के लिए हम 148 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 124 करेंगे। यहाँ पर आर का मान 0 नहीं है। पुनः हम देखेंगे कि 124 का 148 में हमने डिवाइड करा लेकिन 0 नहीं आया है। तो 148 प्राप्त करने के लिए हम इस वाली प्रोसेस को बनाने के लिए हम 124 इंटू 1 प्लस का 24 करेंगे। यहाँ पर आर का मान 0 नहीं है। आगे फिर देखेंगे हम कि हमने 24 का 124 में डिवाइड करा लेकिन फिर पुनः आर का मान 0 नहीं आया है। तो 124 प्राप्त करने के लिए हम 24 इंटू 5 प्लस का 4 आर बराबर 0 नहीं है। आगे हम फिर देखेंगे कि हमने 4 में 24 का डिवाइड करा लेकिन यहाँ पर हमको 0 प्राप्त हो चुका है। तो 24 बराबर 4 गुणित 6 प्लस का 0 तो आर इक्वल टू 0। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब तक हमें 0 नहीं आ जाता हमें जब तक सवाल को हल करना है। जैसे हमारे पास में आंसर 0 आएगा तो जैसे हमारा शेषफल 0 आएगा तो हमारा आंसर वह रहेगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाजक 4 है तो हमारा जो एचसीएफ रहेगा वह 4 रहेगा। ठीक है, आगे मैं आपको और बताता हूं। इसमें यह शेषफल जीरो नहीं आता है तो हमें जब तक प्रक्रिया जारी रखनी है तब तक 0 प्राप्त न हो जाए। तो हमारा एचसीएफ किन संख्या होगा 4052,12,576 का जो एचसीएफ है वो हमारा आंसर 4 है। उदाहरण क्रमांक 1 अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप प्रश्न वाली 1.1 के पहले के तीनों सवाल आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, अब हम उदाहरण क्रमांक 2 समझेंगे। उदाहरण क्रमांक 2 समझने से पहले आपको चर और अचर के बारे में जानकारी होना चाहिए। आपको मैं चर अचर के बारे में एक चीज बता रहा हूं, देखिएगा। अगर मान लीजिए कि किसी सम संख्या के साथ में, जैसे कि अचर है, किसी सम संख्या के साथ में अगर कोई चर आता है, चर का मतलब कि वह डिजिट जो मतलब नॉर्मली एबीसीडी के रूप में लिखी जाती है, जैसे कि 2 मैंने लिखा है यहाँ पर अचर, और उसके साथ में अगर कोई संख्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n, ठीक है। चर मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ अगर दोनों एक साथ गुणे में होते हैं तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि यह जो मैंने लिखी है संख्या, यह एक सम संख्या है, इवन नंबर है। क्या है? सम संख्या। आप बोलोगे कैसे? तो आप देखिए, आप सोचिए
कि अगर मैं 2 के साथ में n लिखता हूँ और n की जगह कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए कि n की जगह मैं 1 रखता हूँ, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2। तो आंसर क्या है, इवन नंबर है। अब अगर आप n की जगह 2 रखोगे तो 2 दूना कितना हुआ 4, यह भी इवन नंबर है। अगर n की जगह आप 3 रखोगे तो 2 तिया 6, तो यह भी इवन नंबर है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने यहाँ संख्या लिखी है, यहाँ पर जो मैंने डिजिट लिखी है, यह 2n एक इवन नंबर, एक सम नंबर है, ठीक है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या के साथ में +1 जुड़ा हुआ आ जाता है, जैसे कि 2n प्लस का 1, तो यह एक विषम संख्या होगी। कैसे, देखिए n की जगह आप 1 लीजिए और 2 और 1 का मल्टीप्लाई करें, कितना हुआ 2 1 जा 2 और उसमें 1 जोड़िए, तो आंसर कितना हुआ 3। आप n की जगह कोई भी डिजिट लोगे, इसका जो फाइनल आंसर होगा वो एक विषम नंबर, ऑड नंबर ही रहेगा, ठीक है। हम सम नंबर को एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सम नंबर वह नंबर होता है जो 2 के गुणनखंड में होती है, 2 के प्रोडक्ट में होती है। देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर 2n प्लस का 2 लिखा, ठीक है। अब आप बताइए कि यह एक सम संख्या है कि एक विषम संख्या है। तो यह एक सम संख्या है, तो ऐसा क्यों, क्योंकि यह 2 के गुणनखंड में। अब 2 के गुणनखंड में ये कैसे है, तो देखिए यहाँ पर 2n प्लस का 2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, n प्लस का 1। अब n की जगह आप कुछ भी संख्या रखिए, आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वह सम संख्या इवन नंबर रहेगा। देखिए n की जगह 1 लीजिए, n की जगह 1 लिया तो 1, 1 में 1 जोड़ा तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ 4, ठीक है। आगे देखिए, अब n की जगह आप दूसरी संख्या लीजिए, n बराबर आप 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, n बराबर 2 लिया, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करा, कितना हुआ 6, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी संख्या जो चर के साथ में अगर कोई संख्या अचर 2 के प्रोडक्ट में होती है, 2 के गुणनखंड में होती है, तो वह एक सम नंबर ही होती है। लेकिन वह संख्या जो किसी प्रोडक्ट के साथ में प्लस, यहाँ पर अगर हम प्लस करते हैं विषम संख्या को, चाहे फिर वो +1 हो या +3 हो, वह एक विषम संख्या ही होगी। फाइनल आंसर उसका एक विषम संख्या ही होगी, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब आगे हम देखेंगे उदाहरण क्रमांक 2। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है। देखिए क्या बताया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक वह होती है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की ओर चलती है। लेकिन यहाँ पर उसने विशेष धनात्मक सम पूर्णांक बोला है कि वह संख्या धनात्मक भी है और सम भी है, ठीक है। इसका मतलब है कि 0 के हम RHS साइड चलेंगे तो 2 4 6 8 इस टाइप से संख्या यहाँ पर हमें प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर संख्या कोई पर्टिकुलर संख्या यहाँ पर बता नहीं रखी है कि वह सम संख्या कौन सी है। यहाँ पर उसने सम पूर्णांकों को 2q माना है। देखिए एक बार और मैं समझाता हूँ। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होती है, ठीक है। और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, 3 बातें बोली है कि धनात्मक भी है, विषम भी है और पूर्णांक भी है। इसका मतलब पूर्णांक संख्या के हमें RHS साइड चलना है, जैसे कि 1 3 5 7, यह सारी संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पर क्वेश्चन में धनात्मक विषम पूर्णांकों को हमें 2q प्लस के 1 के रूप में दर्शा रखा है, ठीक है। जहां पर q कोई पूर्णांक है, जहां पर q क्या है, कोई पूर्णांक है। अब a का कोई संभव मान हम लेंगे। यहाँ पर देखिएगा, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है और जहां b बराबर 2 है। अब यहाँ पर हम सवाल हल कर रहे हैं, यहां से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हमको जो बता रखा है धनात्मक सम और धनात्मक विषम, 2 चीज यहाँ पर बता रखी है। अगर मैं स्पेशली यहाँ पर लिखूं के माना a एक सम पूर्णांक है धनात्मक और
माना ए एक विषम पूर्णांक है धनात्मक, तो यह किसी पर्टिकुलर एक चीज के बारे में बात होगी, या तो फिर सम के बारे में बात होगी या तो फिर विषम के बारे में बात होगी। लेकिन हमें दोनों के बारे में बात करनी है, तो हमें यहाँ पर सम और विषम नहीं लिखना है। यहाँ पर हमें वह सब संख्या मानना पड़ेगी जिसके अंतर्गत धनात्मक पूर्णांक संख्या आती हो। तो यहाँ पर मैंने माना ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यहाँ पर मैंने सम और विषम नहीं लिखा है। ठीक है, अब माना एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है जहां पर b बराबर 2 है। अब मैंने b बराबर 2 ही क्यों लिया? अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सवाल में जो भी यहाँ पर संख्या माने, सम संख्या माने या विषम संख्या माने, q के साथ में कोई भी डिजिट रहेगी वही हमारा b की वैल्यू रहेगी। 2 के साथ में जो डिजिट रहेगी वही हमारी b की वैल्यू रहेगी। देखिए, अगर अब मैं इस 2 का डिवाइड a में करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए b का मैं a में डिवाइड करता हूं तो 2 की टेबल में a तो आएगा नहीं, तो हम मान लेते हैं कि भागफल कितना आया q और शेषफल कितना आया r आया। ठीक है, तो हम इस वाली प्रोसेस को ऐसा लिख सकते हैं क्या, a बराबर 2q प्लस का r। यह कौन से नियम से हुआ? कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नियम से हुआ है, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। ठीक है, अब मैंने प्रमेय में आपको ये चीज भी समझाई थी कि r का मान हमेशा या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा। तो r का मान पर्टिकुलर यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं बता रखी है, तो यहाँ पर r का मान या तो फिर 0 हो सकता है या तो फिर 1 हो सकता है। ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे वह संख्या छोटी ही रहेगी। अगर 2 दे रखा है तो 0 1 होगा, अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 1 2 होगा, अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 1 2 3 होगा। ठीक है, तो हमारे पास में r का मान क्या आया, 0 और कोमा 1। a बराबर 2q प्लस का r, जहां r का मान क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो फिर 1 हो सकता है। ठीक है, अब इस r की वैल्यू, दोनों वैल्यू हम इस प्रमेय में रख सकते हैं। a के संभव मानों के लिए a के संभव मान, जब हम r की वैल्यू इसमें रखेंगे तो a की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी। जैसे कि यहाँ पर मैं r बराबर 0 रखता हूं, r बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर r बराबर 0 रखा इस जगह, तो क्या हुआ, a बराबर 2q, a बराबर 2q। मैं r का मान 1 फिर दोबारा रखता हूं, a 2q प्लस का 1। ठीक है, देखिए a के संभव मानने के लिए एक a का मान मेरे पास 2q आया है और एक a का मान 2q प्लस का 1 आया है। देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में जो 2q आया है वहां पर यह 2q क्या है, एक धनात्मक समपूर्णांक है। जैसे कि मैंने इस प्रश्न से चालू होने से पहले आपको बताया था कि अगर किसी भी चर संख्या के साथ में कोई अचर संख्या 2 के गुणनखंड में होती है तो वह एक धनात्मक समपूर्णांक होती है। अगर कोई संख्या 2q के साथ में एक +1 या कोई विषम संख्या जुड़ी होती है तो वह एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, यदि हम a बराबर 2q, तब यह संख्या समपूर्णांक होगी जब 2 के गुणनखंड में हो। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि a बराबर 2q एक समपूर्णांक है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में यह जो 2 है 2 गुणनखंड में। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये सवाल चालू होने से पहले समझाया था कि सम संख्या कब होती है, विषम संख्या कब होती है। अब कोई भी संख्या धनात्मक सम व
विषम संख्या हो सकती है सम या विषम संख्या हो सकती है, लेकिन विषम संख्या का स्वरूप a बराबर 2q प्लस का 1 होगा। देखिए जैसे कि प्रश्न में मैं बोला था कि दर्शाएगी कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक संख्या 2 के ग्रुप में होती है, तो हमने ये सिद्ध कर चुके हैं। और यह भी बता रखा था कि तभी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 2q प्लस के 1 के रूप में होती है। तो यह हमारा उदाहरण क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। अब हम उदाहरण क्रमांक 3 समझेंगे। अब हम उदाहरण क्रमांक 3 करेंगे। जैसे कि मैंने उदाहरण क्रमांक 2 में आपको मैंने पहले बताया था कि वहां पर हमारे पास में धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक दोनों संख्या थी। तो हमने हल करते समय ए को सिर्फ धनात्मक पूर्णांक संख्या मानी थी, सम और विषम स्पेशल मैंने वहां पर नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पर तीसरे सवाल में दर्शाएगी कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस का 3 है, ठीक है, के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बता रखी है कि जो संख्या दे रखी है वह विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर हमें a को एक विषम धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर सम भी होता तो सिर्फ हम धनात्मक पूर्णांक संख्या ही यहाँ पर मानते हैं, ठीक है। हल माना a एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जहां b बराबर 4 है, ठीक है। b बराबर 4 कैसा है, फिर भी बताया था अगर किसी भी q के साथ में अगर कोई संख्या है तो हमें वहां पर b बराबर 4 मानना है। पिछले सवाल में q के साथ में 2 था तो b बराबर हमने 2 माना था, ठीक है। अब यहाँ पर हम 4 का a में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में हमें कुछ ना कुछ भागफल प्राप्त होगा जिसे हम q मानते हैं, और कुछ ना कुछ हमें शेषफल प्राप्त होगा, ठीक है। अब शेषफल या तो 0 हो सकता है या 4 से कम हो सकता है। तो शेषफल की जो कंडीशन है वो 0, 1, 2, 3 हो सकती है। अब देखेंगे a के संभव मानों के लिए, a के संभव मान के लिए, अब a के संभव मान कहाँ लगा सकते हैं, तो जब हमें भाज्य याद करना है तो भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल करना रहता है। तो a प्लस का 4q प्लस का r, जहां हमारे को हमें r बराबर 0, 1, 2, 3 संख्या पुट करनी है या रखनी है, ठीक है। अब हम पहले r बराबर 0 रखेंगे। r बराबर 0 रखा तो हमारा आंसर 4q आया। अब हम r बराबर 1 रखेंगे, हमारा उत्तर 4q प्लस का 1 आएगा। r बराबर 2 रखेंगे, हमारा आंसर a बराबर 4q प्लस का 2 आएगा। हम r बराबर 3 रखेंगे, हमारा आंसर 4q प्लस का 3 आएगा। देखिए हमारे पास में अब धनात्मक पूर्णांक में 4 संख्या प्राप्त हुई है, लेकिन जैसे प्रश्न में बताया गया है कि हमें सिर्फ धनात्मक विषम पूर्णांक ही याद करना है। तो इन चारों संख्याओं में से सम धनात्मक पूर्णांक संख्या भी है और विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या दोनों मिक्स है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी चर में अगर अचर हो तो वहां पर 2 का गुणनखंड होता है। तो हम देखेंगे कि 4q एक सम संख्या है। किस टाइप से 4q 2 सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 का गुणनखंड हो रहा है। देखिए 4 के हमने टुकड़े करे तो 2 गुणित 2 होगा। अगर 2 का गुणनखंड है तो इसका मतलब यह सम धनात्मक पूर्णांक संख्या है।
उसके बाद में यहाँ भी एक समपूर्णांक संख्या है 4q प्लस का 2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2q प्लस का 1। देखिए दो गुणनखंड में है तो यहाँ पर यहाँ भी क्या होगा, समपूर्णांक संख्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चूंकि 4q व 4q प्लस का 2 एक सम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, लेकिन हमें धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या प्राप्त करनी है। हमारा आंसर रहेगा, अब यहाँ पर ये दो धनात्मक समपूर्णांक संख्या, तो जो शेष बची रहेगी वह विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या रहेगी। 4q प्लस का 1, 4q प्लस का 2। ठीक है, अब हम उदाहरण क्रमांक की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। दो प्रकार की उसके पास मिठाई है, 420 काजू है और 120 बादाम है। वह इनकी एक ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। अगर वो एक परात में बर्फियों को जमाए तो जितनी ऊंचाई पे सारी बर्फियां रहेगी, मतलब उनकी बर्फियों की जो ऊपर से जो जगह, मान लीजिए एक ढेरी में 10 बर्फियां रखी तो सभी ढेरियों में 10 बर्फियां ही होनी चाहिए। अगर मान लीजिए एक ढेरी में 20 बर्फियां है तो सभी ढेरियों में 20 बर्फी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बर्फी में 19, एक बर्फी में एक ढेरी में 20, है ना, सब में समान होना चाहिए। यह ढेरियां बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हमें इस सवाल को हल करना है तो मैंने आपको उदाहरण क्रमांक 1 समझाया था, जिसमें मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एससीएफ वाली मेथड लिखी थी। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। हम सबसे पहले संख्या को यहाँ लिखते हैं 420 और उसके बाद 130। दोनों में से बड़ी संख्या 420 है, तो 420 क्या गया, मोर देन करा मैंने। अब यहाँ पर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मेथड लगानी पड़ेगी। यूक्लिड विभाजन द्वारा। ठीक है, अब यहां मेथड लगाएंगे तो हम 420 में 130 का डिवाइड करेंगे। अब 130 की टेबल में 420 नहीं आएगा, 390 आएगा। 3 बार में माइनस करेंगे 0, 12 में से 9 गया तो 3 और 3 में से 3 गया तो 0। अब हम 30 का डिवाइड 130 में करेंगे। 30 की टेबल में 130 नहीं आएगा, 120 आएगा। कितनी बार में, 4 बार में। माइनस करेंगे 0, 1, 0। अब 10 का डिवाइड 30 में करेंगे, कितना हुआ, 3, 0। देखिए इस वाली प्रोसेस में हमने जब तक इस सवाल को हल करा, जब तक हमारे पास में r का मान 0 नहीं आ जाता है। यहाँ पर r का मान 0 नहीं था तो हमने 30 का डिवाइड 130 में करा, फिर यहाँ पर शेषफल 10 बचा था, फिर 10 का डिवाइड 30 में करा। यहाँ पर शेषफल 0 आ चुका है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो आंसर रहेगा वह 10 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम इन सभी सवालों को इस रूप में लिखेंगे, a बराबर b pq प्लस r। a क्या है यहाँ पर 420, b क्या है 130 और हमारे पास q क्या है 3 प्लस r कितना है 30। यहाँ पर लेकिन r बराबर 0 नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगली प्रोसेस हमारे पास में ये क्या है 130 और 30 इंटू 4 प्लस का 10। यहाँ पर भी r बराबर 0 नहीं है। अगली प्रोसेस में 30, 10 इंटू 3
प्लस का 0। यहाँ पर r बराबर 0 आ चुका है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वह भाजक जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वह रहेगा। अतः प्रत्येक डेयरी में 10 बर्फियां होगी। अब कल मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको 1.1 के सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा। धन्यवाद।